चलो भाई, ध्यान से देखना सब लोग। बेटा आज पढ़ने वाले हैं हम लोग अबाउट कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट हम पढ़ चुके हैं, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, करंट अकाउंट या करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो बिल्कुल भी असर नहीं करते हैं एक कंट्री के एसेट लाइबिलिटी स्टेटस को। ना तो कंट्री की एसेट अफेक्ट होती है, ना लाइबिलिटी अफेक्ट होती है। ये रूटीन नेचर के होते हैं, बार बार होते रहते हैं, है ना। ऐसे आपके जो ट्रांजेक्शन है उनको कहते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके अंदर टोटल मिला के 3 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं बेटा, सबको याद होना चाहिए। सबसे पहला आता है विजिबल आइटम्स के ट्रांजेक्शन, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है। दूसरा इनविजिबल आइटम के ट्रांजेक्शन। इनविजिबल के अंदर भी 2 होते हैं, सर्विस और यूनिलैटरल ट्रांसफर। सर्विस भी 2 तरह की होती है, फैक्टर सर्विस और नॉन फैक्टर सर्विस। यूनिलैटरल ट्रांसफर हो सकता है वर्ल्ड को हो, या हो सकता है वर्ल्ड ने हमें पे किया हो, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये करंट अकाउंट था, हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में। अब बेटा हम आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट में आपके 3 कंपोनेंट्स हैं। कितने हैं? थर्ड वाले को इतना रेलेवेंस में दूंगा नहीं, बिकॉज ये मैंने एक एडिशनल दे दिया है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। बुला बट का कोई क्वेश्चन आ गया तो 100 में से वो 5 बच्चों में से तुम वो बच्चे रहोगे जो तुम कर दोगे, है ना। बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन तुम लोग ये पढ़ के जाओगे इसलिए तुम कर दोगे। बुला बट का कभी क्वेश्चन आ गया तो इसलिए हम सब पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो कैपिटल अकाउंट का है बच्चों, वो है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब या तो उधार लेना या उधार देना, दोनों चीज यहाँ पे आ जाएगी। अब तुम लोग मेरे को बताओ बेटा, जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरोइंग करते हैं या लोन लेते हैं, जब आप बाकी की दुनिया से लोन लेते हो तो आपको फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है? सोच समझ के बताओ। इनफ्लो। यहाँ पे यहाँ पे एसेट इनफ्लो होता है। लाइबिलिटी मत देखना, है ना। उसकी बात नहीं कर रहा हूं बेटा, तुम तो ये देखो कि भाई करेंसी आ रही है जा रही है, तो सबका करेक्ट आंसर है बेटा करेंसी आ रही है, इनफ्लो हो रहा है, वेरी गुड। लेकिन जब आप लोन देते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो बेटा उस केस में क्या होता है? करेंसी आती है जाती है, आउटफ्लो है या इनफ्लो है? वो आउटफ्लो। आउटफ्लो हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा बताओ कि ये जो बोरोइंग है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन सी वाली साइड में आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? जल्दी बताओ। अरे इनफ्लो की होती है क्रेडिट साइड और आउटफ्लो की डेबिट, तो ये कौन सी वाली में आएगा? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में आएगा, है ना। इनफ्लो वाली साइड में आएगा, बिकॉज करेंसी यहाँ पे आ रही है। अब बेटा अगर हम बोले कि आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को लोन दिया है, आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को लोन दिया है, तो ये कहाँ पे आएगा? ये आपका डेबिट आइटम है, ये आपके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला डेबिट आइटम है, डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, इसकी हैंड टू हैंड हम डिटेल भी पढ़ लेते हैं एक बार, फटाफट से इसकी डिटेल पढ़ लीजिए। कहाँ गई भी डिटेल? ये नहीं भैया आपकी डिटेल। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट में सबसे पहले बोरोइंग्स टू एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये हम लोग ध्यान से देखना भाई सब लोग, क्या लिखा है इसके अंदर। ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम का मतलब समझ जाओ कि उधार आपने लिया है बच्चों, है ना, बाय प्राइवेट सेक्टर। अब देखो उधार कौन कौन ले सकता है यार, जरूरी तो नहीं है गवर्नमेंट है, हो सकता है कि आप भी ले लो, जो दूसरे बैंक्स हैं फॉरेन कंट्रीज के उनसे लोन लेने का काम हो सकता है आप भी कर लो, हो सकता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, हो सकता है गवर्नमेंट। कोई भी ए टू जेड हमारे इंडिया का कोई भी रेजिडेंट अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन लेता है इंडिया में रह करके, तो बेटा वो अल्टीमेटली पैसा इंडिया में आ रहा है, करेंसी इंडिया में आ रही है, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज इनफ्लो। ओके, ये इनफ्लो होगा और ये क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, है ना। एक बार पढ़ लो क्या लिखा है। रिसीट्स ऑफ सच लोन, बेटा रिसीट्स ऑफ सच लोन एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय फॉरेनर्स। बेटा 2 चीजें आ गई इसके अंदर, रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय फॉरेनर्स भी आ गया। देखो एक तो हमने लोन लिया, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इससे हमने लोन लिया, ये है लोन टेकन, क्या लिख दिया ये, टेकन, लोन टेकन। हमने लोन ले लिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ये भी हमारा इनफ्लो है। और बेटा एक और इनफ्लो है, जरा सोचो, आपने किसी को उधार दिया था पहले, जो आउटफ्लो होता है वैसे तो, आपने किसी को उधार दिया था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को आपने लोन दिया था, लेकिन अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको वो रीपे कर रहा है, तो ये भी तो बेटा आपका इनफ्लो हो गया। हुआ या नहीं हुआ? मुझे आंसर दो, यस और नो।
यस सर। ये भी इनफ्लो है। तो बेटा ये दोनों ही इनफ्लो कहाँ पे आएंगे? क्रेडिट साइड में आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, तुम लोगों के मन में एक बात आती होगी, सर ये क्या कोई अकाउंट है क्या वाकई में जो हम बनाने वाले हैं? बेटा ये हमें बनाना नहीं है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसके। बस आपको ये याद रखना है ना, कि कौन सा किस साइड आता है, क्या होता है, बिकॉज एमसीक्यू में यही आने वाला है ना। दिखने में आसान लगती चीजें, लेकिन इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जल्दी बताओ, इनफ्लो में कौन सी दो चीजें आ गई आपके बोरोइंग से रिलेटेड? एक तो लोन टेकन, या मैं बोलूं बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन ले लिया, नंबर वन चीज। नंबर टू, कि आपने पहले कभी लोन दिया होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, उसकी रिकवरी हो गई है ना, रिकवरी ऑफ लोन या रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द फॉरेनर्स। वहां भी हमारे पास कैश आ जाता है। ठीक है, और इसको हम दिखाते हैं बच्चों ऑन द पॉजिटिव साइड, या जिसको कहते हैं क्रेडिट साइड। ओके, इनफ्लो वाली साइड जो। अब कर दो भाई इसका उल्टा, है ना। अब देखो, ऑल ट्रांजैक्शंस लैंडिंग टू अब्रॉड। लैंडिंग का मतलब होता है उधार देना, बोरो करने का मतलब होता है उधार लेना, लैंड का मतलब होता है उधार देना। ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ लैंडिंग टू अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट। आपके इंडिया के जो बैंक है या आपकी इंडियन गवर्नमेंट जो है, अगर हम लोग किसी और कंट्री को या किसी और कंट्री के लोगों को लोन देते हैं या उधार देते हैं, या फिर पहले लिए गए लोन का हम रीपेमेंट करते हैं, तो दोनों ही केस में फॉरेन करेंसी हमारे यहां से जाती है, याद रखना। ठीक है, इसीलिए बच्चों इसको कंसीडर किया जाता है एज अ नेगेटिव आइटम। ठीक है, फटाफट से पॉइंट पढ़ो, लिखा हुआ है क्या, और जो समझ में आया क्या बताओ मेरे को, फटाफट पढ़ो सब लोग, सेकंड वाला पॉइंट। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, अगर मैं फटाफट समराइज करूं तो एक बार और बोलता हूं, देखो इनफ्लो क्या है? बोरोइंग से रिलेटेड इनफ्लो और बोरोइंग से रिलेटेड आउटफ्लो। और इनफ्लो कहां पे आते हैं बेटा? डेबिट साइड है, और आउटफ्लो कहां पे आते हैं? क्रेडिट साइड। सभी लोग देख लेना बेटा, इनफ्लो में दो चीजें आएगी, एक तो आएगा बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरा आएगा बेटा आपके रिकवरी ऑफ लैंडिंग, जो पहले आपने लोन दिया था उसकी रिकवरी। बेटा दोनों ही केस में इनफ्लो होता है पैसे का, या तो आपने लोन ले लिया तो भी पैसा मिल रहा है, और आपने पहले किसी को लोन दिया था उसकी रिकवरी हो रही है तो वो भी पैसा मिल रहा है। तो ये दोनों ही कहां पे आते हैं? डेबिट साइड में आते हैं। अब आउटफ्लो की बात करें तो आउटफ्लो में क्या आता है बेटा? लैंडिंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को लैंड किया, मतलब आपने लोन दिया, ठीक है, उसमें ही पैसा जाता है। और दूसरा, रीपेमेंट ऑफ प्रीवियस बोरोइंग्स, जो आपने पहले लोन लिया था उसका रीपेमेंट आप कर रहे हो, दोनों में ही पैसा आपके पास से जाता है। ठीक है, याद रखना, कुछ भी आ जाए एमसीक्यू में कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हें सब आता है, तुम सब पढ़ रहे हो बहुत डिटेल में, तुम्हारे दिमाग में सब है, बस थोड़ा सोचना कि यार सर ने क्या बताया था, है ना। अपने आप सब याद आ जाएगा, अपने आप। और अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो रहे हैं तो तुम्हें सब आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। अब बेटा देखो, एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये भी ज्यादातर बुक्स में दिया हुआ नहीं है लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, बोरोइंग को भी दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। बोरोइंग्स को भी दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू है बेटा, कुछ भी आ सकता है इसलिए हम सब पढ़ लें। बोरोइंग दो तरह की है, एक तो है बेटा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, और एक है एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब ये दोनों क्या है देखो मैं तुम्हें बताऊं। सबसे पहले एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बेटा ये क्या होती है? कमर्शियल बोरोइंग, अरे समझ जाओ, ये वो वाला लोन है जो आपका काम है लोन देना, आपके इंडिया के बैंक हैं, आपकी इंडियन गवर्नमेंट है, अगर ये लोन देने का काम किसी को करते हैं, बोले हमारा तो काम ही लोन देने का है, हम तो एज अ कमर्शियल बैंक किसी को लोन दे रहे हैं, तो बेटा ऐसे लोन को क्या कहा जाएगा? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। समझ में आ रही है? अच्छा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये लिया भी जा सकता है, दिया भी जा सकता है। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब है जब कोई कंट्री लोन देती है या लोन लेती है ऑन अ रेगुलर बेसिस, उसके कमर्शियल लेवल पे
ओके, तो उसको कहते हैं बेटा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। और इसके रिगार्डिंग जो काम की बात है वो ये है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पे जो इंटरेस्ट की रेट लगती है, या तो ली जाती है या दी जाती है बेटा, वो आपकी होती है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सी होती है बच्चों? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिकॉज ये आपका डेली का काम है, इसलिए आप कोई गुंजाइश नहीं रखोगे, जितना इंटरेस्ट बनता है उतना लोगे या जितना बनता है उतना दोगे। ये होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। लेकिन बच्चों दूसरा होता है एक्सटर्नल असिस्टेंस। मुझे बताओ असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कोई वर्ड का मीनिंग समझाएगा मेरे को? आई विल असिस्ट यू, क्या मतलब होता है इसका? गूगल मत करना, इसको पता है वही बोलना। वो शायद क्या होता है बेटा बताओ? हेल्प या फिर एड। हेल्प या फिर एड। हेल्प करना। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प करना। ओके, तो असिस्टेंस, ये वर्ड तुमने वहां देखा होगा जरूर, पबजी में देखते हो तुम लोग, असिस्ट कितने हुए हमारे, तुम नालायक हो तुम लोग। असिस्टेंस का मतलब है किसी की मदद करना। और अगर आप मदद करने के पर्पज से लोन देते हो, जैसे कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई नेचुरल फिनोमेना हो गया जिसकी वजह से किसी कंट्री को नुकसान हुआ, अब इंडिया ने उसको लोन दे दिया, हम मदद भी नहीं कर रहे, हम तो लोन दे रहे हैं भाई, लेकिन वो लोन हम दे रहे हैं एज अ असिस्टेंस, मदद के तौर पर। ऑब्वियसली जरा मेरे को तुम लोग बताओगे और तुम लोग खुद दिमाग लगाओगे कि ऐसे लोन पे जो इंटरेस्ट की रेट है वो मार्केट वाली इंटरेस्ट रेट से कम होगी या ज्यादा होगी? सब कम होगी सर। बिल्कुल कम होगी। ऐसे वाले लोन पे या ऐसे वाली बोरोइंग पे जो इंटरेस्ट की रेट है वो मार्केट रेट से कम होगी बेटा, ठीक है। और इसी इंटरेस्ट की रेट को हम कहते हैं कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। याद रखना बोरोइंग दो तरह की हो गई, एक तो हो गया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। कमर्शियल बोरोइंग तो तुम जानते हो क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक बोरोइंग देते हैं। लेकिन एक्सटर्नल का मतलब जब वो अपनी कंट्री से बाहर बोरोइंग करते हैं। जब कमर्शियल बैंक कंट्री से बाहर बोरोइंग करते हैं तो वो इंटरेस्ट की रेट वही वसूलेंगे जो वसूलनी चाहिए, जो मार्केट की रेट है। कोई मदद वदद नहीं कर रहे, वो एक बिजनेस एंटिटी है जो पूरा प्रॉफिट कमाना चाहती है, वो आपसे पूरा वसूलेगी पैसा, है ना। लेकिन बेटा एक एक्सटर्नल असिस्टेंस होता है ना। यहाँ पे भी बोरोइंग है, लेकिन यहाँ पे बोरोइंग एज अ हेल्प है। तो आप इंटरेस्ट तो लोगे, लेकिन बेटा कौन सी रेट से लोगे? कंसेशनल रेट से लोगे। ओके, एक्सटर्नल बोरोइंग पे होती है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक्सटर्नल असिस्टेंस पे होता है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए बच्चों, समझ में आई बात या नहीं है? यस और नो? यस सर। यस सर। बाकी लोग जवाब देना सीखो भाई, जल्दी जल्दी फास्ट, ताकि हम आगे बढ़ जाए। यस सर। यस सर। यस सर। ओके चलो ठीक है, ये हो गया भाई आप बच्चों आपका बोरोइंग। और बोरोइंग चाहे लो चाहे दो, कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट है, बिकॉज बोरोइंग लोगे तो लाइबिलिटी बनती है, बोरोइंग दोगे तो आपकी एसेट बन जाती है। बिकॉज ये एसेट लाइबिलिटी को अफेक्ट करते हैं इसलिए ये कैपिटल नेचर का है। लेकिन हमें एसेट लाइबिलिटी देखना नहीं है यहाँ पे, हमें तो ये देखना है भाई कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। भाई ये देखो तुम, कैश आ रहा है तब तो वो इनफ्लो है, कैश जा रहा है तो वो आउटफ्लो, ठीक है। ये बेटा आपका बोरोइंग हो गया। ये तो पहला वाला था जो हमने देखा भाई, कौन सा है ये था बच्चों आपका बोरोइंग। ये देखो ये हमने पहला वाला निपटा दिया, ठीक है। बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और बोरोइंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगले वाले पे आते हैं बच्चों, और कौन से कैपिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हमारे एसेट लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट करते हैं? बच्चों वो है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में भी मैं तुम्हें बेसिक बातें बता दूं, इन दोनों पे मैं बाद में आऊंगा। ये जो नीचे लिखे हैं तुमने पढ़ लिया होगा पहले, इन पे मैं अभी बाद में आऊंगा। लेकिन पहले मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उसी तरह से जैसे बोरोइंग है। जैसे बोरोइंग आप ले सकते हो या बोरोइंग दूसरी कंट्रीज को कर सकते हो, उसी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है। हो सकता है कि आपकी कंट्री में आके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्ट करे, या हो सकता है कि आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके इन्वेस्ट करें। समझ में आ गई बात? हो सकता है दूसरी कंट्रीज आप में इन्वेस्ट करें, हो सकता है आप दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करो, दोनों चीज पॉसिबल है। और खुद समझ जाओ भाई, दिमाग हमने में है, हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री में आके क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो हमारे यहाँ पे आके वो एसेट्स खरीदेंगे, हमारे यहाँ पे आके वो कई सारी चीजें परचेज करेंगे, तो पैसा आएगा या जाएगा? फटाफट बताओ भाई। इनफ्लो। बिल्कुल आएगा, इसमें मनी आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी, ये आपका इनफ्लो हो जाएगा।
तो जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, जब भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में करता है, तो उसको हम कहते हैं इनफ्लो। और वो इनफ्लो कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट साइड में आना चाहिए। लेकिन जब आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्ट करते हो, जब आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो बेटा फिर वो क्या हो जाता है? वो आपका आउटफ्लो हो जाता है, ठीक है, और वो डेबिट साइड का आइटम हो जाता है, ठीक है। पहले मैंने यही लिखा है, फटाफट इसको देख लें एक बार। हे भगवान, पूरा एनिमेशन बिगड़ गया इसका, चलो कोई बात। देखो पहला पॉइंट पढ़ो, दोनों ही मैंने लिखे हैं इसी के बारे में है। इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है पहला पॉइंट, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट बाय इंडियंस, है ना, इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो पहले वाले में तो इंडिया में आ रहा है इन्वेस्टमेंट, और दूसरे वाले में इंडिया वाले बाहर कर रहे हैं, है ना। जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता है, जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इंडिया की कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, जब वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट वगैरह में, तो सच इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एज दे ब्रिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, बिकॉज इनकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज आता है। इसीलिए बेटा हम यहाँ पे ये मानते हैं कि ये हमारा इनफ्लो है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आना इनफ्लो है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट आता है तो फॉरेन करेंसी लेके आता है, और जब इन्वेस्टमेंट आप करते हो दूसरी कंट्री में, तो फॉरेन करेंसी आपके पास से जाती है, ओके, याद रखिए फॉरेन करेंसी आपके पास से जाती है, और ये हमारा आउटफ्लो हो जाता है, इसलिए इसको नेगेटिव या डेबिट साइड पे दिखाते हैं। फटाफट सेकंड पॉइंट पढ़ लो, और आ जाए तो मुझे बता दो, फिर हम अगले 2 पॉइंट पे आते हैं। Yes, sir. Yes, sir. जो फर्स्ट पॉइंट है उसका बेटा Yes, रिवर्स sir. है। बाकी बच्चे बताओ पढ़ के आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. चलो ठीक है। अब बेटा हम आ जाते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया, जैसे बोरोइंग को किया था, वैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया। एक होता है बेटा एफडीआई और एक होता है एफआईआई। मैं तुम्हें समझाता हूं क्या मतलब होता है इसका। आ जाते हैं वापस चार्ट। एक होता है बेटा आपका एफडीआई और एक होता है एफआईआई। चलो मैं समझाता हूं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एफडीआई क्या होता है? मान लो कि इंडिया की कोई कंपनी है जिसका आईपीओ आया है, इंडिया की कोई कंपनी है जिसका आईपीओ आया है, नए शेयर्स इशू हो रहे हैं। एक कंपनी है जो अपने शेयर्स इशू कर रही है। अच्छा, शेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है आप लोगों को? जब भी एक कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो शेयर इशू करती है ना। शेयर्स कितने तरह के होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये सब तुम्हें अकाउंटेंसी में पढ़ने को मिलेगा, है ना। और अगर कुछ कमी लगती हो तो मेरे से बोल देना, खाली टाइम में मैं इतना समझा दूंगा तुम्हें कि दूर दूर तक कभी भूलोगे नहीं तुम लोग, है ना। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा बस इतना याद रखो कि जब भी कोई कंपनी जो है, कंपनी इज द बिगेस्ट फॉर्मेट ऑफ द बिजनेस, है ना। पार्टनरशिप वगैरह में नहीं होता ये काम, लेकिन जो कंपनी होता है ना बेटा, कंपनी को स्टार्ट करने में बहुत पैसा चाहिए होता है। अब वो पैसा या तो आप इंटरनल सोर्सेज से अरेंज कर दो, या फिर आप बैंक से लोन लेते हो, तो बैंक जनरली इतना इजीली लोन देता नहीं है इतने बड़े अमाउंट का। जैसे मान लो 20 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़ कोई कंपनी आपने स्टार्ट की, तो बेटा उसके लिए आप क्या करते हो, अपने शेयर्स इशू करते हो। अपनी कैपिटल को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हो। जो कैपिटल होती है ना, उस कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, और उन टुकड़ों को हम बेच देते हैं, जिससे हमारे पास पैसा आ जाता है ना। उन्हीं को हम शेयर्स कहते हैं। तो बेटा ये जो शेयर्स हैं ये कोई भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है। लेकिन अगर कोई इंडिया की कंपनी है जो शेयर इशू कर रही है, और बेटा इमेजिन कोई बाहर की कंपनी या कोई बाहर का इन्वेस्टर हमारी इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीद ले, तो बेटा वो कहलाता है एफडीआई। याद रखना, ये इंडिया में आकर के कोई एसेट नहीं खरीद रहा, या इंडिया में आकर के कोई इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं कर रहा, ये सिर्फ शेयर्स खरीद के रख रहा है ना। उसने सिर्फ अपना इन्वॉल्वमेंट कर लिया, अपना पैसा लगा दिया किसमें, इंडियन कंपनी में। इसको बच्चों कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ गई? इसको कहते हैं एफडीआई। तुमने सुना भी होगा कि एफडीआई की बेटा हम लिमिट्स तय करके रखते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में 51% एफडीआई है, बैंकिंग सेक्टर में 49% एफडीआई है, ऐसे करके तुमने सुना होगा। कई सारे सेक्टर्स में 100% एफडीआई है।
इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कि अगर कोई इंडियन कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो बाहर वाली जो इन्वेस्टर्स हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन है कि वो सिर्फ इतने शेयर खरीद सकते हैं। बिकॉज तुम खुद सोच के देखो, और ये फैक्ट है, अभी तुमने पता नहीं है पढ़ा नहीं पढ़ा, तुम आगे जाके पढ़ोगे जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे आगे जाकर के सीए के इंटरमीडिएट में, तब बेटा आपको पता लगेगा कि कंपनीज के दो फॉर्म होते हैं। एक होता है होल्डिंग कंपनी, एक होता है सब्सिडरी कंपनी। नाम सुना है क्या किसी ने? यस सर। सुना है बेटा? होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है? होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसने मोर देन 51% शेयर खरीद रखे हो किसी कंपनी के। अब वो कंपनी आ जाती है मेन रोल में। अभी तक मान लो एक कंपनी थी एक्स लिमिटेड, अब वो जो एक्स लिमिटेड थी उसके 51% शेयर किसने ले लिए? वाई लिमिटेड ने ले लिए। अब मेरे को बताओ एक्स लिमिटेड की लगभग लगभग मालिक कौन बन गई? वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड तो कहलाएगी होल्डिंग कंपनी और एक्स लिमिटेड कहलाएगी इसकी सब्सिडरी कंपनी। तो याद रखना कि जो होल्डिंग कंपनी हो जाती है ना, वो आपका पूरा कंट्रोल ले लेती है, ज्यादातर कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है, हर चीज को मैनेज कर पाती है। सोचो कितना रिस्की हो जाएगा अगर हमारे इंडिया के शेयर इशू हो किसी कंपनी का या किसी भी सेक्टर का, और उसका 100% कोई बाहर की कंपनी खरीद ले, आप मना भी नहीं कर सकते। फिर क्या कर लोगे आप? मान लो चाइना की कोई कंपनी है, उसने खरीद लिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना बेटा। ऐसे करके धीरे धीरे कंट्रोल चला जाएगा आपके, फिर गुलाम बन जाओगे आप। इसीलिए जो एफडीआई होता है उसकी रेस्ट्रिक्शंस तय की जाती है कुछ एसेंशियल सेक्टर्स में, है ना? ऐसा नहीं सब में है, कुछ जरूरी चीजों में एफडीआई की लिमिट्स तय की जाती है। भाई कोई खरीद तो सकता है दूसरी कंट्री का, लेकिन इतने लिमिट तक ही शेयर्स खरीद सकता है। बिकॉज 51% से ऊपर अगर खरीद लिया ना, तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करने का अधिकार रखता है, और वो एक हैसियत में आ जाता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग कंपनी को चला सकूं। तो फिर ये जो लिमिट है फॉरेनर्स के लिए है कि जो इंडियन रेसिडेंट्स है उन पे भी अप्लाई होती है? नहीं, फॉरेनर्स बेटा। नाम ही क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई फॉरेन की कंपनी या फॉरेन गवर्नमेंट या कोई भी बाहर का एंटरप्राइज अगर इंडिया में इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट आके इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है बाय परचेजिंग शेयर्स परचेज करके। उसकी बात हो रही है बेटा यहाँ पे, शेयर्स परचेज करके इन्वेस्ट करने की बात है ना, और बाहर वालों की बात हो रही है, उसको हम कहते हैं एफडीआई। ये तो बात हो गई भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब दूसरा एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या बच्चों इसका एक नाम और होता है, इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? ये भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहां पे वो कंपनीज खुद आती है इंडिया में, आकर के अपने आउटलेट्स खोलती है, अपनी एसेट्स परचेज करती है और यहाँ पे आके बिजनेस करती है। सबसे बड़ा एग्जांपल है बेटा इसका वॉलमार्ट। जो वॉलमार्ट के स्टोर्स होते हैं वो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। जो आप देखते हो वॉलमार्ट के स्टोर्स हैं, वो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। बाहर की कंपनी है, इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं, एक बड़े लेवल पे कर रहे हैं, अपना लैंड खरीदा हुआ है, अपने स्टोर्स खरीद रखे हैं, सैलरी लोगों की बाहर से आती है, सब कुछ बाहर से होता है। बाहर की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करती है। इसको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों में फर्क है, पहले वाले में सिर्फ शेयर खरीदते थे, यहाँ पे खुद आके बिजनेस करते हैं। बताओ एक बेसिक फर्क समझ में आया दोनों में? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, एक एक लाइन की डेफिनेशन है। सबसे पहला है बच्चों पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन वर्ड गलत लग गया यहाँ पे, इसको हटा दो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या नहीं, ये फॉरेन इधर आएगा बच्चों, इधर आएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, है ना, एफआईआई। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? पढ़ो पहले, एफआईआई पढ़ रहे हैं बेटा, एफआईआई, इफ इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। एक मिनट, ये उल्टा आ गया क्या? 1 सेकेंड, ये शायद मैंने उल्टा कॉपी पेस्ट कर दिया यार। ये उल्टा कर दिया मैंने, फिर भी एक बार रुक जाओ, लेट मी चेक, कहीं मैंने तुम्हें उल्टा तो नहीं बता दिया। 1 सेकेंड, लेट मी चेक। बस बताया तो सही है जहां तक। बच्चों थोड़ा उलट पलट हो गया, पता नहीं, टेक्निकल मिस्टेक, माइंड इधर उधर हो गया थोड़ा। देखो, एफ
FII जो होता है ना, FII का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है शेयर्स खरीदना, है ना। वो गलती से मैंने शायद आपको FDI का बता दिया। FDI का बताया या FII का बताया मैंने? FDI का बताया था। FDI का बता दिया मैंने, ओके ओके, थोड़ा उलट पलट हो गया, है ना। सब लोग ध्यान सुन लो वापस एक बार बेटा। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, अरे कॉल भी सबकी अभी आते हैं, है ना। देखो बेटा ध्यान से देखो, अच्छा मेरी वॉइस आ रही है सभी को भी? यस सर, आ रही है। बेटा FII का मतलब है जब दूसरी कंट्री की कोई कंपनीज या फिर बाहर के लोग शेयर्स खरीद लें इंडिया में, इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद लें, वो कहलाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना। पता नहीं कैसे हो गया उल्टा पुल्टा यार, कोई बात नहीं। और FDI क्या होता है? FDI का मतलब होता है कि जब कोई फॉरेन कंपनी डायरेक्टली इंडिया में आके बिजनेस करती है, इंडिया में आके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि वो यहाँ पे आके डायरेक्टली बिजनेस कर रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या सबसे बड़ा? वॉलमार्ट की जो स्टोर्स है वो सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII, इसका रिलेशन है किससे? शेयर्स से, कि ओनली इसमें फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन कंपनीज क्या खरीदती हैं? इंडियन कंपनीज के शेयर खरीद लें, तो उसको बेटा बोलते हैं FII। और FDI का मतलब क्या होता है? इट रिलेट्स टू ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि इंडिया में आके ये डोमेस्टिक इकोनॉमी में, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में आके ये बाहर की कंपनीज ऑनरशिप लेकर के बिजनेस कर रही है। इनका खुद का स्टोर है, इनकी खुद का बिजनेस करने का एंटरप्राइज है, इनका खुद का आउटलेट है। डोमिनोज को ले लो तुम, है ना बेटा। ये सब FDI में आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है ना। FII में जो आता है वो होता है शेयर्स परचेज करने का। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत बेसिक सा एक फर्क है ना। बिकॉज आप इसको बेटा इंटर रिलेट भी कर सकते हो दोनों को आपस में, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। छोटा सा फर्क ये है कि यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें कंपनीज डायरेक्टली बिजनेस नहीं करती आके, लेकिन FDI में डायरेक्टली आके बिजनेस करती है, ठीक है। बताओ भाई, थोड़ा समझ में आया क्या? कंफ्यूजन तो हो गया होगा वैसे, लेकिन क्लियर हुआ? यस सर। थोड़ा उल्टा पुल्टा कर लो यार उसको, वो पता नहीं कैसे हो गया, स्विच हो गया, इधर का उधर हो गया। बोलो क्लियर है या एक बार और बोलूं? एक बार और बोल दूंगा, चिंता मत करो। क्लियर है सर। जी सर। किसी ने बोला एक बार और? बेटा किसने कहा क्या एक बार और की? सुनाई दिया मुझे सर। यस सर। बेटा FII का मतलब है, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है जब कोई बाहर की कंपनी ओनली एंड ओनली शेयर्स खरीद ले इंडियन कंपनी के। इंडियन कंपनी ने शेयर इशू किए और बाहर की कंपनी ने आके शेयर्स खरीद लिए, बस यहाँ पे काम खत्म हो गया। वो आके इंडिया में अपनी दुकान नहीं खोलेंगे, वो होता है FII। दूसरा होता है FDI। FDI में वो खुद आते हैं, सिर्फ शेयर नहीं खरीद रहे बेटा, हो सकता है शेयर खरीद के ये काम होगा। अगर मैं तुमको इंटर रिलेट करूं, मैं तुमको अगर इंटर रिलेट करके बताऊं बेटा, FII इंक्लूड हो जाता है FDI में। अगर तुमने सुना हो बेटा, जो वॉलमार्ट है, क्या वो इंडिविजुअल काम कर रहा है इंडिया में अपने अकेले के दम पे? नहीं, वो एक इंडियन कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है बेटा, जिसका नाम है भारती लिमिटेड। इसीलिए तुम वॉलमार्ट के स्टोर पे जब जाओगे ना बेस्ट प्राइस में, तो तुम लोग नाम पढ़ोगे उसका पूरा भारती वॉलमार्ट, है ना। तो वॉलमार्ट अकेले के दम पे काम नहीं कर रहा है, वो किसी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो शेयर्स तो इसमें भी है, लेकिन बेटा इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे वो कंपनी खुद आके डायरेक्ट बिजनेस करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, एसेट्स खरीद लेती है, अपने आउटलेट्स खोल लेती है, वो तो कहलाता है FDI। FII में ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ शेयर खरीदे जाते हैं और कुछ नहीं, कंपनी खुद आके बिजनेस नहीं करती। बताओ अभी समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, ये याद रखना, ये बहुत बेसिक सा फर्क है दोनों में। FII जो है उसको आप एक तरह से पार्ट बोल सकते हो FDI का। अच्छा, दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन सा है? अगर रिस्क लेवल पे बात करें, ज्यादा रिस्की कौन सा है दोनों में से? FII। बेटा FDI ज्यादा रिस्की है, बिकॉज इसमें शेयर्स वाली रिस्क तो है ही सही। शेयर्स वाली जो रिस्क है जो FII में थी वो तो यहाँ पे भी है, लेकिन दूसरी यहाँ पे डायरेक्टली आप मार्केट में आके बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आप इकोनॉमी को अफेक्ट करोगे
तो ज्यादा रिस्क एफडीआई में है कि आप डायरेक्टली इस पोजीशन में हो कि आप इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकते हो। जैसे वॉलमार्ट बेटा जब ओपन हुआ था ना यूएस में, तो उसने पूरा मार्केट तोड़ के रख दिया था वहां का पूरा मार्केट। जितने रिटेलर्स हैं, जैसे जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ इंडिया में भी आई है कि वॉलमार्ट, डी मार्ट, ये जो बड़े बड़े स्टोर आ जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेचारे किनको आती है? जो लोकल रिटेलर्स होते हैं ना, उनको आती है। उन बेचारों का माल नहीं बिकता है। लोग तो डिस्काउंट के चक्कर में, तुम अभी जाके देखो, तुम लोग कभी बेस्ट प्राइस गए हो तो पैर रखने की जगह नहीं होती सैटरडे संडे को। कार्ड बनवा लिया बस लोगों ने, बोले चलेंगे भाई, सस्ता मिलेगा सस्ता मिलेगा, जबकि हमारे लिए है ही नहीं वो शॉप। वो किन के लिए है? वो बेटा होलसेलर्स के लिए है, जो होलसेल में बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं। लेकिन फिर भी उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बेच रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है, और हम भी खरीद रहे हैं, हमें भी क्या दिक्कत है, हमें डिस्काउंट में मिल रहा है। तो आप डायरेक्ट पोजीशन में हो कि आप इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकते हो बेटा, इसलिए एफडीआई ज्यादा रिस्की है, ये याद रखना, एफडीआई ज्यादा रिस्की है। ओके, चलो तो आज हम यहीं तक रखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तक ही, ठीक है। कल एक आखिरी कंपोनेंट इसका बचा है, अदर। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, टाइम होने वाला है। सर, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को कमांड करती है कि आप मेरी तरफ से यहाँ पर बिजनेस चलाओ, तो वो कौन सा पार्ट होगा? बेटा वो एजेंसी होती है, वो अलग चीज है, वो एजेंसी होती है, एजेंसी रिलेशन अलग होता है। शेयर खरीद लेना मतलब आप डायरेक्टली कंट्रोल में आ गए हो, आपका हक है, आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे, आप बोलोगे कि यार इतने शेयर मेरे पास हैं, मेरा हक बनता है, डिसीजन मेकिंग में मेरा हिस्सा होना चाहिए, है ना। एजेंसी अलग चीज है। अगर आप किसी के एजेंट बन के काम कर रहे हो तो आपको कमीशन मिलता है उसके बदले में, और आपको सामने वाले की पूरी बात माननी पड़ती है ना। एजेंसी अलग चीज होती है। चलो बात क्लियर है बेटा? टाइम हो गया अपना आज का, 11th की क्लास भी है मेरी। चलो ठीक है, तो अब हम मिलते हैं कल, है ना, और कल इसको फिनिश कर देंगे। थैंक यू, ठीक है बेटा, थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर।